एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। आप सभी का स्वागत है कॉमर्स स्पॉटलाइट में। तो मैं आज आप सभी के लिए एक वीडियो लेके आई हूँ जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि कैसे पेपर वन को अप्रोच करना चाहिए और क्या स्ट्रेटजी रहेगी। अगर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हो तो आप 35 प्लस स्कोर क्वेश्चंस बिल्कुल सही कर सकते हैं। तो किस तरीके से आपको लेके चलना है सारी चीज़ों को, क्योंकि एज यू ऑल नो पेपर वन और पेपर टू दो पेपर है हमारे नेट एग्जामिनेशन और सेट एग्जामिनेशन के लिए। तो काफी स्टूडेंट्स का ये डाउट रहता है कि पेपर वन को कैसे अप्रोच किया जाए और पेपर वन में वो कहीं ना कहीं लैग कर रहे हैं और उसी वजह से वो जेआरएफ नहीं क्रैक कर पाते हैं या फिर नेट नहीं क्रैक कर पाते हैं, कुछ नंबर से रह जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो मैं आपको एक करेक्ट अप्रोच बताऊंगी, क्योंकि अगर अप्रोच क्लियर होगी तो बहुत इजीली आप रिक्वायर्ड क्वेश्चन सही कर लोगे। तो किस तरीके से आपको पेपर वन को प्रिपेयर करना है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट रादर कि आप ये चीज समझो कि स्टार्टिंग में ही मुझे 40 क्वेश्चन सही करने हैं या 80 नंबर लेने हैं। तो अप्रोच पे काम करेंगे इस वीडियो में। अगर आप फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए उन सभी के साथ जो भी यूजीसी नेट और सेट एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर आप किसी भी कंपेटिटिव एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करते हो जहाँ पे आपको सीखना है कि किस तरीके से अप्रोच किया जाना चाहिए। तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पे हेल्प करेंगी और स्पेशली नेट और सेट एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए डिस्कस करेंगे वन बाय वन, बट उन सभी से पहले आपको एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये देनी है कि अगर आपने अभी तक जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किया है तो कर लीजिए। वहां पे आपके लिए सेट एग्जामिनेशन के लिए, नेट एग्जामिनेशन के लिए एंड असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन के लिए कोर्सेज लाइव हो चुके हैं। तो अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप कोर्सेज ले सकते हैं एंड अपनी तैयारी को एक लेवल अप लेके जा सकते हैं। कुछ भी पूछना है आपको रिगार्डिंग ऐप, आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप इन दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, आपको टीम सारी चीजों जो भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर कर देगी। एंड इसी के साथ साथ चैनल पे प्लेलिस्ट पे जरूर विजिट करिए। काफी सारी वीडियोस हमने ऑलरेडी कवर की हुई है, काफी कंसेप्ट्स हमने ऑलरेडी कवर किए हैं, जहाँ पे आपको पेपर वन की प्लेलिस्ट मिल जाएगी अलग से, मैथ्स एंड डीआई की अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, क्वेश्चंस की अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी, एनालिसिस क्वेश्चंस की अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी। जो अभी जून 2023 में एग्जामिनेशन हुआ, मैंने हर शिफ्ट को एनालाइज किया है, उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं, तो वो सारी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, तो आप गो थ्रू कर सकते हैं। और जो अप्रोच मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाली हूँ उसके लिए ये चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली हैं। तो आप इसको जरूर कंसीडर करिएगा इस वीडियो के बाद। आज की वीडियो में हमने पेपर वन को डिकोड करना है कि कैसे अप्रोच किया जाना चाहिए पेपर वन को, तो उसके रिगार्डिंग हम यहाँ पे बात करते हुए चलेंगे। देखिए पेपर वन क्या है, जर्नल पेपर है। हम ये सुनते हैं जर्नल पेपर है, 10 यूनिट्स है इसमें। तो किस तरीके से अप्रोच करें? क्या किसी भी स्टूडेंट को सभी की सभी यूनिट्स आती हैं? द आंसर इज क्लियरली नो। कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होता जिसको 10 की 10 यूनिट्स आती हो। हाँ ठीक है, जब आप सीख रहे होते हो, आप पढ़ते हो, फिर समझते हो, फिर आपको 10 यूनिट्स आ सकती हैं, बट स्टार्टिंग में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको एमआर में, डीआई में, एलआर में प्रॉब्लम आती है, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में, हायर एजुकेशन में प्रॉब्लम आती है, एंड देयर आर स्टूडेंट्स जिनको रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड में प्रॉब्लम आती है, आईसीटी में प्रॉब्लम आती है। तो देयर आर डिफरेंट डोमेन्स की कुछ स्टूडेंट्स किसी चीज में लैक करते हैं और कुछ स्टूडेंट्स किसी चीज में लैक करते हैं। तो बट हमें अप्रोच करना है अब पेपर वन को, क्योंकि अब पेपर वन का जो लेवल है वो बढ़ता जा रहा है। 2021, 2022 और 2023 तीनों एग्जामिनेशन को अगर आप देखोगे ध्यान से तो आपको एक चीज देखने को मिलेगी, लेवल ऑफ एग्जामिनेशन हैज चेंज्ड एंड द फ्रेमिंग ऑफ क्वेश्चन हैज चेंज्ड ट्रिमेंडसली। तो जो चेंज आया है वो बहुत अलग चेंज है। आप बहुत इजीली उस चेंज को ग्रास्प नहीं कर सकते हो, बहुत इजीली उस चेंज को अडेप्ट नहीं कर सकते हो। आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा अगर आप अब इस टाइम पे दिसंबर 2023 के लिए नेट एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हो। तो कैसे अब अप्रोच करना है वो चीजें मैं आपको सिखाऊंगी। कभी भी पेपर वन को, जर्नल पेपर है ठीक है, इस पेपर को ऐसे मत लेके चलो कि आप एक यूनिट उठा रहे हैं और यूनिट को करना स्टार्ट कर दे रहे हैं। मैं आपको बताती हूँ, जब आप यूनिट बाय यूनिट चीजें कवर करोगे तो आपको करना क्या है। सबसे पहला स्टेप, आपको पीवाईक्यूज एनालाइज करने हैं। ठीक है, सारे बोलते होंगे, आपने भी बहुत बार सुना होगा पीवाईक्यूज को एनालाइज करिए, बट ऐसा क्यों बोल रही हूँ मैं, इसके पीछे एक लॉजिक है, एक कारण है। वो ये है, जब आप 2019-20 का पेपर देखोगे ना, वहां पे जो क्वेश्चंस की फ्रेमिंग है वो अलग है। सेम वही टॉपिक से जो क्वेश्चन बन रहे हैं 2020-21 में वो अलग है, और जो 2022-23 में वो क्वेश्चन बने हैं वो बिल्कुल अलग है। टॉपिक सेम है, पूछने का तरीका बिल्कुल अलग है, फ्रेमिंग पे बहुत ज्यादा काम किया जा रहा है, अब पेपर को थोड़ा लेंदी बनाया जा रहा है। तो आप अगर पीवाईक्यूज को एनालाइज करोगे तो आपके माइंड में एक चीज आएगी, और वो ये चीज है कि किस लेवल का क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। जब लेवल ऑफ क्वेश्चन आपको पता होगा ना, तो आप जब उस पर्टिकुलर टॉपिक को अप्रोच कर रहे होंगे, जब पढ़ रहे होंगे, तो आप उस इन डेप्थ के साथ पढ़ना प्रेफर करेंगे, क्योंकि आपको ये चीज पता है कि ये प्रीवियस ईयर में पूछी जा चुकी है। अदरवाइज हम क्या करते हैं, हम टॉपिक को स्टार्ट तो कर देते हैं और टॉपिक को एक लिमिटेड स्कोप के साथ ही पढ़ते हैं, बट अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। टॉपिक की इन डेप्थ आपको समझनी पड़ेगी,
बहुत गहराई से एक टॉपिक को कवर करना पड़ेगा। तो पीवाईक्यूज एनालाइज करना यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। एंड पीवाईक्यू एनालाइज करके आपको पता लगता है कि क्वेश्चन को पढ़ना कैसे है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपकी डेवलप होती है यहाँ से, और कैसे आप एक क्वेश्चन को रीड करते हो, अप्रोच कैसे कर सकते हो, वो चीजें फिर आपको यहाँ पे सीखने को मिलती हैं। तो क्वेश्चंस के थ्रू आपको टॉपिक को हंट करना है एंड देन टॉपिक बाय टॉपिक चीजें कवर करते हुए चलनी है। मैं यहाँ पे एक चीज बहुत क्लियर करना चाहूंगी, काफी स्टूडेंट्स होते हैं उनके मन में ये डाउट होता है कि मैम 10 यूनिट्स करनी जरूरी है क्या, क्या सभी की सभी यूनिट्स करनी जरूरी है? तो मेरा आंसर यहाँ पे रहता है कि यस, आप सभी के सभी यूनिट्स कर लीजिए। क्यों, ऐसा क्यों है, मैं आपको बताती हूँ। जब मैंने प्रिपेयर किया था, मेरा भी सेकंड अटेम्प्ट में ये एग्जामिनेशन क्लियर हुआ, फर्स्ट अटेम्प्ट में नेट भी नहीं हुआ था, जेआरएफ भी नहीं हुआ था। तो फिर क्या गलतियां थी, वही चीज मैं आपको यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगी। मैंने भी ये चीज की थी, मैंने 2 यूनिट्स को कंप्लीटली छोड़ दिया था कि मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं करूंगी। और वो 2 यूनिट्स थी पीपल डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट एंड हायर एजुकेशन। अब ये 2 यूनिट्स तो मैंने कंप्लीटली छोड़ दी। अब मान के चलो कि 9 से 11 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे स्किप कर दिए कि मैं नहीं करूंगी, ठीक है। फिर उसके बाद जो बाकी 8 यूनिट्स थी, क्या मैंने इसमें अपना 100% दिया? नहीं, इसमें भी मैंने कुछ टॉपिक स्किप कर दिए। जब मैंने ये टॉपिक स्किप किए और पेपर में इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं और ये 2 यूनिट्स मैं करके ही नहीं जा रही हूँ, इन 2 यूनिट से जो क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या मैं किसी भी तरीके से 35 क्वेश्चन से करेक्ट कर सकती हूँ? मैं नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने जो 8 यूनिट की वो इतनी स्ट्रांगली 8 यूनिट कवर ही नहीं की कि मैं हर क्वेश्चन बना पाऊँ। एंड ये लेके चलो, आप ये मान के चलो कि आप अगर कोई भी यूनिट स्किप कर रहे हो, इट मीन्स आप सारे के सारे क्वेश्चन स्किप कर रहे हो, बट जो यूनिट आप कर रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता कि आप 100 ही वहां पे स्कोर कर सकते हैं। कर सकते हो, बट करोगे इसकी श्योरिटी 100% नहीं है। तो मेरे लिए क्या बेनिफिशियल रहता है, हम यहाँ पे अकाउंटिंग में पढ़ते हैं कि कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल होता है कि आप सेफ प्ले करिए, ठीक है। जो लॉसेज हो सकते हैं उनको कंसीडर करो, जो प्रॉफिट हो सकते हैं उनको कंसीडर मत करो। तो वही चीज मैं यहाँ पे करती थी, वही चीज मैंने यहाँ पे की। मैंने 10 यूनिट्स कंप्लीट की। 10 यूनिट्स कंप्लीट करके मैंने किया क्या, मैंने कुछ कुछ टॉपिक्स जो मुझे समझ नहीं आ रहे थे या जो ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखते थे पीवाईक्यूज एनालिसिस के बेसिस पे, मैंने उन टॉपिक्स को नहीं किया। टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, मैंने 100% सिलेबस नहीं कवर किया। मैंने ये 10 यूनिट्स में से जो यूनिट पे मेरी कमांड थी, लाइक मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है, और कहीं ना कहीं रिसर्च में भी थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप हो चुका था, तो रिसर्च के क्वेश्चंस काफी अच्छे से निकलने लगे थे, पेपर 2 में भी रिसर्च आती थी, तो वो चीजें हेल्प कर रही थी, तो वो चीजों पे मैंने काम किया। तो मैंने क्या किया, जो यूनिट्स मेरे को काफी अच्छे से आ रही थी, आप ये लगा के चलो 5 यूनिट्स बहुत अच्छे तरीके से कवर हो रही थी, तो इन 5 यूनिट्स को बहुत अच्छे से किया। बाकी जो 5 यूनिट्स बच गई उन पे मैंने 100% फोकस नहीं किया। मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हंट किए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्लस सभी के सभी पीवाईक्यूज। मैंने 2022 में अपना नेट निकाला जेआरएफ के साथ, तो मैंने क्या किया, 2021, 2022 और 2020, ये जो 2022 में तो कवर किया ना, 2021 और 2020, ये 2 इयर्स के तो सभी के सभी पीवाईक्यूज मैंने सॉल्व किए कंप्लीटली, किसी भी शिफ्ट के हों। बट जो उससे पहले वाले 2019, 2018, 2020 तक भी, ठीक है, ये जो थे, यहाँ पे क्या किया मैंने, 2018-19 के जो पीवाईक्यूज थे उनको मैंने इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज किए, लाइक अपनी शिफ्ट के कर लिए। जैसे मेरे पास कॉमर्स के पेपर से, तो कॉमर्स का पेपर 1 कर लिया। इसमें भी एक चीज मुझे समझ आई जब मैं 2020 और 2021 के क्वेश्चंस कर रही थी, ये जरूरी नहीं है कि आप हर शिफ्ट के क्वेश्चन को वहां पे सॉल्व करने लग जाएं। मैं एक चीज बोलती हूँ, पेपर 2 का डोमिनेंस पेपर 1 में बहुत ज्यादा पड़ता है। तो पेपर 1 में रिसर्च के जो क्वेश्चंस बन रहे थे वो हमारी शिफ्ट में, कॉमर्स शिफ्ट में थोड़े अलग आ रहे थे, हटके आ रहे थे, क्योंकि पेपर 2 में हम करते हैं उस चीज को, ठीक है। वही चीजों का इन्फ्लुएंस थोड़ा आ रहा था, जो चीजें हम आईसीटी में पढ़ते हैं ना, जो चीजें हम अप्लाई करते हैं, बिजनेस एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी हमारे पास एक सब्जेक्ट होता है बीकॉम में, एमकॉम में, तो कैसे वहां पे जो जो चीजें, जो जो टूल्स हम यूज करते हैं, उन टूल से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलता है। तो वही चीजें मुझे हेल्प कर रही थी। तो मैंने ये चीज समझी कि मेरा पेपर 1 जो है ना, वो पेपर 2 में किस तरीके से पूछा जा सकता है, पेपर 2 में मैंने क्या क्या चीजें पढ़ी हैं, ताकि उस बेसिस पे मैं पेपर 1 में अपनी चीजें सिलेक्ट कर सकूं। और वही चीजों ने मुझे बहुत हेल्प किया। तो मैं भी आपको ये सजेस्ट करूंगी कि अगर आप पेपर 1 कर रहे हैं, सभी शिफ्ट के नहीं कर रहे हैं, तो ये एटलीस्ट मेक श्योर करिए कि आप जो, अगर आप कॉमर्स से हो तो कॉमर्स, मैनेजमेंट, एचआरएम, लॉ, कंप्यूटर साइंस, ठीक है, इकोनॉमिक्स, इनके पेपर 1 आप जरूर करिए, क्योंकि इनके पेपर 1 का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा होगा आपके पेपर 2 के साथ भी। तो ये मैच करेंगे तो अच्छे लेवल ऑफ क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लोगे, और ये इतने क्वेश्चंस अगर आप लगा लेते हो पीवाईक्यूज भी, तो आपको बहुत हेल्प करेंगे। रही बात डीआई की और मैथ्स की, ये आप सभी के सभी शिफ्ट्स की कर सकते हो, क्योंकि डीआई, मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग में, इनमें कोई यूनिट वाइज कोई चीज नहीं होती है,
ठीक है, इनमें पेपर 2 का डोमिनेंस वाइज कुछ नहीं होता, ये सभी के लिए सेम होते हैं। तो ये चीजें आपको यहाँ पे हेल्प कर सकती हैं, इन चीजों को ही आपको समझना और इसी तरीके से अप्रोच करना। ठीक है, ये तरीका आपको बहुत हेल्प करेगा। और एक और चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कभी भी एक ही टाइम पे सभी के सभी यूनिट स्टार्ट नहीं करनी है, 2 से 3 यूनिट स्टार्ट करो एक टाइम पे। और इसमें मैं ये चीज आपको जरूर बोलूंगी, जो चीज में आपको कॉन्फिडेंस है ना, जो यूनिट आपको बहुत अच्छी आती है, उसको सबसे पहले स्टार्ट करो। क्योंकि जब आपके पास कॉन्फिडेंस होगा ना, तो आप जो यूनिट्स आपको नहीं समझ आ रही हैं उनमें भी थोड़ा ट्राई करने का एफर्ट्स आप डाल सकोगे। अदरवाइज अगर आप पहले ही टफ यूनिट स्टार्ट कर लेते हो तो आपका उसमें मन ही नहीं लगेगा और आप अच्छे से उसको अप्रोच नहीं कर पाओगे, अच्छे से समझ नहीं पाओगे। तो जो चीज आपको आती है अच्छे से, आप अपना बैकग्राउंड देखोगे, हाँ मुझे मैथ्स अच्छा लगता है, डीआई अच्छी लगती है, या मुझे पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट वाला पोर्शन अच्छा लगता है, या फिर मुझे एप्टीट्यूड वाला पोर्शन अच्छा लगता है। जो चीज में भी आपकी कमांड है उससे स्टार्ट करिए, कॉन्फिडेंस आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा तो आप बहुत अच्छे तरीके से उन चीजों को कर पाओगे। और यूनिट बाय यूनिट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके साथ साथ आप जो डिफिकल्ट यूनिट्स आपको लगती हैं वो भी आप अच्छे से कर पाओगे। ये तरीका है आपके लिए। और कैसे अब 35+ क्वेश्चन आप कर सकते हो करेक्ट, इसका मैं तरीका आपको बताती हूँ। पहले क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहिए, क्वेश्चंस नहीं समझ आ रहे ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रीड करो, रीड करके समझने की कोशिश करो, समझने के बाद टॉपिक लिख के टॉपिक को कवर करने की कोशिश करो। देन अगेन दोबारा क्या करना है, आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं। मॉक टेस्ट ही है जो आपको हेल्प करेंगे अपने स्कोर को इंप्रूव करने के लिए। 30 क्वेश्चन आप बहुत इजीली सही कर लेते हो। काफी बच्चे हैं जो इस रेंज में लाए करते हैं, 30 क्वेश्चन बहुत आराम से सॉल्व कर लेते हैं। काफी बच्चे मैंने ऐसा सुना है कि हमने तो पढ़ा भी नहीं पेपर 1 कभी, फिर भी 30 क्वेश्चन सही हो गए। 30 क्वेश्चन सही करना इज वेरी वेरी इजी। जंग स्टार्ट होती है जब 31 से लेकर 40 तक आपको पहुंचना है। ये जो रेंज है ना 31 to 40, यहाँ पे रियल फाइट हमारी स्टार्ट होती है पेपर 1 को लेके। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, 35 क्वेश्चन प्लस अगर आप अप्रोच कर रहे हो, आप कर पा रहे हो सही, तो बहुत अच्छा स्कोर है। आप पेपर 2 में मेहनत करो और फिर आप जेआरएफ क्रैक कर लोगे बहुत इजीली। ये मैं डे 1 से बोलती आ रही हूँ, हमें नहीं चाहिए 40+ 45+ मार्क्स। ठीक है, टारगेट सेट करो अच्छी बात है, बट 35+ क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए कि आप 110% सही कर पा रहे हो। ठीक है, सो दैट आप इंश्योर कर सके अपना सिलेक्शन। तो ये कैसे होगा, ये होगा सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट लगाने से। क्योंकि जब आप मॉक टेस्ट लगाते हो ना, आप कंप्लीट पेपर 1 की तैयारी करते हो, और जब कंप्लीट पेपर 1 की तैयारी होती है उसमें डीआई और आरसी भी आते हैं, जिसमें आप टाइम मैनेजमेंट सीखते हो। और टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ कैसे अप्रोच करना है, अब 50 क्वेश्चंस को कैसे 1 आवर में कवर करना है, वो चीजें आपको वहां पे समझ आती हैं। और जितने ज्यादा मॉक टेस्ट लगाओगे उतने ही आपके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी, और जो क्वेश्चंस आप गलत कर रहे हो उनको देन अगेन एनालाइज करोगे। जो भी क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उनको एनालाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि क्यों क्वेश्चन गलत हुआ, ये जो टॉपिक है कभी मैंने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, अगर पढ़ा है तो किस टॉपिक से रिलेट कर रहा है। क्योंकि जो एक मेन टॉपिक होता है, जो कोर होता है, उससे रिलेट करते हुए बाकी टॉपिक से मर्ज होते हैं और वहीं से क्वेश्चंस बनते हैं। तो उन चीजों पे आपको ध्यान देना है। फिर आपको ध्यान देना है कि रीडिंग में तो ज्यादा टाइम नहीं लग रहा, अगर आप रीडिंग में ज्यादा टाइम ले रहे हो तो रीडिंग की प्रैक्टिस डेवलप करो, बार बार क्वेश्चंस को रीड करो और जल्दी जल्दी इंटरप्रेट करने की कोशिश करो। इंटरप्रिटेशन पे ही काफी सारी चीजें हैं जो डिपेंड करती हैं। तो उन चीजों को भी आपने ध्यान में रखना है। और हमेशा जब भी आप तैयारी करना स्टार्ट करते हो तो आपकी ये ड्यूटी बनती है कि आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि प्रीवियस ईयर्स में किस तरीके से ट्रेंड है जो फॉलो किया जा रहा है। और वही चीज मैं आपको बताने वाली हूँ। अब जो ट्रेंड की बात की जाए, अगर आप देखो 10 यूनिट्स है हमारे पास, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, कम्युनिकेशन, देन मैथमेटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, आईसीटी, पीपल डेवलपमेंट एनवायरमेंट एंड हायर एजुकेशन। तो अब अगर मैं बात करूँ ना कैसे ट्रेंड चेंज हो रहा है, ज्यादा चेंजेस जहां पे देखने को मिल रहे हैं 2023 में, वो है डेटा इंटरप्रिटेशन। 2023 में डीआई की फ्रेमिंग बहुत अलग तरीके से चेंज हो चुकी है। जो 2020, 21, 22 में पूछे जा रहे थे डीआई, वो कंप्लीटली चेंज हो चुके हैं 2023 में। बहुत अच्छे लेवल की डीआई फ्रेम हो रही है, और आपको भी इसी चीज पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि डीआई की वजह से पेपर बहुत ज्यादा लेंथी बनता जा रहा है। और देयर आर स्टूडेंट्स जिनका एग्जामिनेशन कंप्लीट नहीं हो पाता है, 15 से 20 मिनट को डीआई में लगा रहे हैं, तो बाकी 40 मिनट में बाकी 45 क्वेश्चन करना इज अ टीडियस टास्क और इज अ डिफिकल्ट टास्क एज वेल। तो वो चीज आपको यहाँ पे परेशान कर सकती है। तो डीआई को आपको कैसे करना है, कैसे समझना है, वो चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हो चुकी हैं। कैलकुलेशन ट्रिक्स अब आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो चुकी हैं। जो हम बैंकिंग और एसएससी के एग्जामिनेशन के लिए तैयारी करते थे, तब हम जिनको यूज करते थे, वो आपको अब यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में भी एप्लीकेशन करनी पड़ेगी, उनकी अप्लाई करना पड़ेगा, सो दैट आप इजिली अपने क्वेश्चंस को सही करेक्ट कर सको। ठीक है, सही कर सको और अच्छे तरीके से स्कोर कर सको। और अगर आप 35 क्वेश्चंस टारगेट कर रहे हो, तो मैं ये बोलूंगी कि डीआई और मैथ्स जैसी यूनिट्स को आप अब स्किप नहीं कर सकते हो। जो लेवल ऑफ फ्रेमिंग हो रही है वो बहुत अलग है, बहुत हटके है, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो ये जो पोर्शन है ना, मैथमेटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन,
यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिले हैं। लॉजिकल रीजनिंग में काफी न्यू कंसेप्ट हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। बात करूं अगर मैं स्केयर ऑफ ऑपोजिशन में ही, इमीडिएट इन्फरेंस, और भी अलग अलग तरीके के क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, किस तरीके से ए ई आई ओ में कैसा रिलेशन रहता है, ठीक है, कॉन्ट्रेरी, सब ऑल्ट्रेशन, ठीक है, ये सारी चीजें आपसे पूछी जा रही हैं। कॉन्ट्राडिक्टरी क्या है, ठीक है, वो सारी चीजें जब आपसे पूछी जा रही है तो लेवल बढ़ता जा रहा है। सिलोजिज्म के क्वेश्चंस काफी अच्छे लेवल के बनते जा रहे हैं। मैथमेटिकल रीजनिंग में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बनते जा रहे हैं, और जब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बनते हैं तो आपका वो पेपर बहुत इजीली वे में लेंदी बनाने की कोशिश की जाती है, जहां पे आपको क्वेश्चन भी दिया है, आंसर भी दिया है, अब वो सही है या नहीं ये आपको फाइंड आउट करना है। और एक स्टेटमेंट ना देके अब आपको 2 से 3 स्टेटमेंट दी जाती हैं, जहां पे आपका काम और ज्यादा थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। एक क्वेश्चन की जगह पे आपको 3-3 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं। मल्टीपल सिलेक्शन ऑप्शन काफी ज्यादा पूछे जा रहे हैं, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी होंगी। फिर उसके बाद अगर बात करूं तो क्या बाकी यूनिट्स में ऐसा नहीं है? बाकी यूनिट्स में भी ऐसा है। अब आप केवल और केवल एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ टीचिंग एप्टीट्यूड नहीं कर सकते हो। टीचिंग एप्टीट्यूड में काफी स्टैटिक पोर्शन आपसे पूछा जा रहा है, और ये स्टैटिक पोर्शन रिलेटेड किससे है? फिलोसफीज ऑफ डिफरेंट थिंकर्स, जो टूल्स हम यूज कर रहे हैं आज के टाइम पे टीचिंग एप्टीट्यूड में, ये सारी चीजें पूछी जा रही है। कैसे एक इंटरेस्टिंग वे में टीचर प्रेजेंट करता है अपना मटेरियल सो दैट लर्नर्स बहुत इजीली उसको ग्रास्प कर सके। डिफरेंट मेथड्स जो है, ठीक है, डिफरेंट जो स्कीम्स चलाई गई हैं वो ज्यादा पूछी जाती है। स्टैटिक पोर्शन काफी ज्यादा पूछा जा रहा है, जो आपके एक पर्टिकुलर यूनिट को थोड़ा डिफिकल्ट बनाने का काम करते हैं। अगेन रिसर्च एप्टीट्यूड में मल्टीपल सिलेक्शन ऑप्शन आ रहे हैं, स्टेटमेंट वाले, असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, जिससे आपके लिए जो पेपर है वो थोड़ा लेंदी बनता है, रीडिंग ज्यादा करनी पड़ती है, और जब रीडिंग ज्यादा करनी पड़ती है तो चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में भी मल्टीपल सिलेक्शन ऑप्शन आ रहे हैं, साथ ही साथ असर्शन रीजनिंग आ रही है, साथ ही साथ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, जहां पे आपको एक क्वेश्चन के लिए 2 से 3 स्टेटमेंट दी जाती हैं। मल्टीपल सिलेक्शन ऑप्शन आ रहे हैं, तो ये चीजें आपके पेपर को क्या है, डिफिकल्ट बनाने की कोशिश की जा रही है। आईसीटी में नंबर सिस्टम जैसा जो टॉपिक है वो बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है। इसके साथ साथ जो एक्सेल है, इनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पूछी जा रही है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो एक एस्पिरेंट के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है एग्जामिनेशन में। तो टाइम कंज्यूमिंग पेपर आपका बनाया जा रहा है ओवरऑल, और इतनी ज्यादा अवेयरनेस है कि सभी स्टूडेंट्स को भी ये चीजें पता है। और जब आपको सारी चीजें पता है और जो आप प्रिपरेशन करोगे, तो आपको अप्रोच अपनी वहां तक डेवलप करनी पड़ेगी, सो दैट आप अच्छा स्कोर कर सकें एंड 100 में से टॉप 6% कैंडिडेट्स में आ सकें, एंड इन टॉप 6% में से भी 1% कैंडिडेट में आ सके और अपना जेआरएफ इंश्योर कर सकें। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी पड़ेंगी। पीपल डेवलपमेंट, एनवायरमेंट और हायर एजुकेशन से भी यहाँ से स्टैटिक पोर्शन काफी पूछा जा रहा है। रैंकिंग एंड ऑर्डर वाले क्वेश्चन काफी बनते हैं, और 2023 में देखने को मिला इंडेक्स वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। ये पर्टिकुलर इंडेक्स कब बनाया जाता है, क्या चीजें इसमें, क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, क्यों ये इंडेक्स बनाया गया है, किसने बनाया है, कौन इसको जारी करता है इस इंडेक्स को। तो ये जो सारे क्वेश्चन है ना, वो आपसे पूछे जा रहे हैं। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको लगानी है सारी चीजें, तो वो जो कब कौन सा इवेंट हुआ वो आपको पता होना चाहिए, ताकि आप उसको अरेंज कर सके क्रोनोलॉजिकल वाइज, असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में। जो पॉल्यूटेंट्स हैं उनकी जो क्या है कि एक कोई पॉल्यूटेंट कितना सिवियर है तो उसको आपको रैंकिंग करनी है, तो उस टाइप के क्वेश्चन आपसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं। एंड हायर एजुकेशन में एंशिएंट एजुकेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, वैल्यू एजुकेशन काफी ज्यादा रोल प्ले करती है। क्या ये डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, जो वो उनका क्या काम है, वो आज के टाइम पे कैसे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन उनकी, किस तरीके से आप एडमिशन वगैरह ले सकते हैं डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में, उसको करंट से रिलेट करके आपसे काफी ज्यादा पूछा जाता है। तो ओवरऑल अगर पेपर 1 की बात की जाए तो आपको स्मार्टली अब चीजें लेके चलनी पड़ेंगी। आप टॉपिक वाइज कवर करोगे सिलेबस, उससे काम नहीं चलेगा। आपको सबसे पहले जो आपको एग्जामिनेशन में फेस करना है ना, जो जिस तरीके का माहौल, उस तरीके से आपको ट्राई करना होगा। मैं अपनी अगर खुद बात बताऊं तो मेरे पास काफी इनफ टाइम था, क्योंकि मैंने जब तैयारी की थी लॉकडाउन का टाइम था, तो मैंने 2 से 3 महीने सिर्फ ये चीज समझने में लगाए थे कि कैसे इसको प्रिपेयर किया जाए पेपर 1 पेपर 2 को, कैसे नेट एग्जामिनेशन के लिए तैयारी की जाए, ठीक है, क्योंकि रिसोर्सेज आपके पास बहुत है, अबंडेंट रिसोर्सेज है, जितनी नंबर ऑफ क्लासेस आपको देखनी है आप देख सकते हो। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने एक चीज जो खुद में ऑब्जर्व की, फिर चेंजेस जो ऑब्जर्व किए जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, तो मैंने जो वो 2-3 महीने लगाए हुए थे ना, क्योंकि फ्री टाइम था, कुछ काम तो था नहीं, तो मुझे पता था यूजीसी नेट करना है, तो इसी के लिए काम करना स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस में करती थी, क्योंकि टीचर्स क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहे हैं, तो मैं क्वेश्चंस देखती थी, फिर वो समझाते थे। फिर उसके बाद जब मैंने तैयारी करनी स्टार्ट की, तो तब मैंने कंटेंट पढ़ना स्टार्ट किया। तो मैं वो चीज ना रिलेट कर पाती थी कि कैसे एक टीचर जब क्वेश्चन को सॉल्व करवा रहा है वो चीज यूज करते थे, और कैसे वो टॉपिक में पढ़ाई जाती है।
ठीक है। तो टॉपिक में कैसे पढ़नी है चीज वो मेरे को पता लगता है, और कैसे एनालाइज किया जाता है पीवाईक्यूज को वो मुझे पता लगता था। तो वो जब मैं चीज रिलेट कर पाती थी तो एक क्लैरिटी माइंड में ज्यादा आती थी और रिटेन ज्यादा रहता था। तो आपको भी मैं यही सजेस्ट करूंगी, पहले पीवाईक्यूज को एनालाइज करो अच्छे से, टॉपिक्स निकाल लो, देन टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ना स्टार्ट करो। ठीक है, ये चीज अगर आप सेल्फ स्टडी से करोगे तो आपको ये सारी चीजें खुद करनी है। बट इन केस अगर आप कोई कोर्स में एनरोल्ड हैं तो आपके लिए वो टीचर वो सारी चीजें करके देंगे। ठीक है, आप पीवाईक्यूज को एनालाइज करो, आपको मिल जाएंगे, सारी जगह अवेलेबल है। पीवाईक्यूज को देख लो एक बार, आंखों के आगे से निकाल लो कि हाँ किस तरीके के क्वेश्चन बन रहे हैं। बेशक आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा, स्टिल आपको वो हेल्प करेगा, क्योंकि जब आप टॉपिक पढ़ रहे होंगे ना तो आप रिलेट कर पाओगे, और जब आप रिलेट कर पाते हो ना आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ पाते हो। क्योंकि रिलेट कर करके जितना जल्दी हम सीखते हैं ना उतना हम ऐसे नॉर्मली अगर पढ़ते हैं तो नहीं सीख पाते हैं। तो वही चीजें आपको हेल्प करेंगी। देन टॉपिक पढ़ने के बाद फिर एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस और अगेन पीवाईक्यूज लगाइए, आपको बहुत और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी और बहुत हेल्प करेंगी ये चीजें। मुझे इन चीजों ने बहुत हेल्प की थी। ठीक है, मैं थोड़ा ये बताने में बिल्कुल भी मुझे ये नहीं है कि मैंने इतना टाइम लगाया है इस तैयारी में, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट 1.5 साल लगा दिया इस तैयारी में। बट मुझे ये नहीं होता कि 1.5 साल इतना ज्यादा समय, आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपके लिए तो हम हैं, तो 1.5 साल तो नहीं लगाने हैं आपको। बट हाँ, जो चीजें मैंने सीखी उन 1.5 साल में आपको वो चीजें मैं बता सकती हूँ, ताकि आप 5 से 6 महीने में इस तैयारी को कर सको। ठीक है, तो आपकी तैयारी अच्छी हो सकती है, वो चीजें मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। तो इन चीजों से आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो सकती है, जो चीजें मैंने ऑब्जर्व की और जैसे मैंने सीखा और जो चीजें मुझे हेल्प की। और मैं आज आपके सामने जेआरएफ क्लियर करके बैठी हूँ, और इतना भी नहीं है कि बहुत पहले से जेआरएफ क्लियर किया, 2022 में किया, अभी 1 साल भी नहीं हुआ। बट हाँ, वही चीजें जो मुझे हेल्प की थी वो मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ, सो दैट आप उन चीजों से समझ सकें एंड उसी के तरीके से पढ़ते हुए चलेंगे तो आपको भी वो चीजें हेल्प करेंगी। तो आज का सेशन यहीं तक था। ठीक है, और अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। एंड कुछ भी आपके डाउट्स हैं, स्टिल आपको कुछ भी डाउट आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं वहां पे आपके डाउट सोल्व कर दूंगी। और ये तैयारी करने का तरीका फॉलो करना, आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। मैं ये नहीं बोल रही कि एक ही महीने में आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे, बट यस, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे ना 1-2 महीने बाद आपको खुद चेंज देखने को मिलेगा। और फिर जब आप मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे ना आपको कॉन्फिडेंस, अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस आएगा, और बहुत अच्छे तरीके से आप पेपर सोल्व कर रहे होंगे। ये चीज की मैं श्योरिटी आपको दे सकती हूँ, प्रोवाइडेड बस आप अच्छे से चीजों को समझ के टॉपिक बाय टॉपिक चीजों को कवर करिए, यूनिट बाय यूनिट। एक यूनिट उठाओ, उसके सारे टॉपिक कवर करो, सो दैट उसकी अच्छे से फिर रिवीजन कर सको। फिर दूसरी यूनिट उठाओ, तीसरी उठाओ, उस तरीके से करो, और जिस यूनिट में आपको इंटरेस्ट है उस यूनिट से स्टार्ट करो, सो दैट आप अच्छे तरीके से पढ़ सको और कॉन्फिडेंस आपको आएगा। ठीक है, तो चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम आए सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, लाइक कर सकते हैं वीडियो अगर अच्छी लगती है, लगता है कि मैं कुछ मीनिंगफुल आपको सिखा पाती हूँ जो आपकी तैयारी में कुछ वैल्यू एडिशन करता है, तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ भी पसंद नहीं आता है तो भी आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि किस तरीके से आपको चीजें लगती हैं, क्योंकि मैं अपना व्यू पॉइंट देने की कोशिश करती हूँ और सिर्फ जो मैंने फील किया ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन वो एक्सपीरियंस शेयर करने की कोशिश करती हूँ, और बिल्कुल रॉ फॉर्म में, सो दैट आप रिलेट कर सके एंड जो चीजें आप करना चाहते हो उनमें आपको थोड़ी ईज मिल सके। ये मोटिव रहता है इन सेशंस का। आई होप आपको ये चीजें समझ आएंगी और आप अच्छे तरीके से इनको अप्लाई भी करोगे। ठीक है, अगर लेना चाहते हो सब्सक्रिप्शन भी आप ले सकते हो जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन से। ठीक है, वहां पे पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स का बैच स्टार्ट हो रहा है 7 जुलाई से, जो आपको एक कंप्लीट रोड मैप के साथ तैयारी हम करते हुए चलेंगे स्ट्रक्चर्ड वे में, सो दैट आप अच्छे तरीके से एक यूनिट को कंप्लीटली कवर करके फिर दूसरी यूनिट पे जंप करें एंड इस अकॉर्डिंग हम अच्छे से पढ़ते हुए चलें। थैंक यू सो मच, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।